आज हम समझेंगे कि कैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़कर डिसाइड कर सकते हैं कि किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं, चाहे आप एक बिगिनर हैं या फिर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ये हमारी प्रॉपर सीरीज है फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने के लिए, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए पहले समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो हमको बताता है एक कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, कि कंपनी ने खर्चा कहां पर किया है और कितना किया है। एक कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, कि कंपनी को पैसा कहां से आया है, कितने गुड्स सेल करके कितना पैसा आया है, वो होता है रेवेन्यू हमारा। और नेट इनकम के बारे में, कि नेट प्रॉफिट कंपनी को कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट के सोर्सेज कितने हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताता है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर बोला गया है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमेशा एक साल का होता है। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी देखेंगे वो होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का। क्योंकि मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है, जो बैलेंस शीट होती है वो होती है आज तक। मान के चलिए कोई कंपनी 2010 में शुरू हुई और जो हम 2023 में उसकी बैलेंस शीट देख रहे हैं, तो जब वो 2010 में कंपनी शुरू हुई थी, तो जब उसके पास जो एसेट्स थे, जो उसके पास लायबिलिटीज थी, वो जुड़ती हुई आ रही है और 2023 में जो एक्चुअल में उसकी एसेट्स है या फिर लायबिलिटीज है, व्हाटएवर, वो हम देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम एक इंडिविजुअल ईयर का देखते हैं, और जो बैलेंस शीट होती है वो हमेशा जो कंपनी की टिल द लाइफ है, जहाँ से कंपनी शुरू हुई और अब तक है, वहाँ तक की देखते हैं। तो चलिए अब समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये है टाटा मोटर्स की। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं नेट सेल। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि मार्च 2023 तक जो एक कंपनी की सेल है एक साल की, वो है 20,142 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों, नेट सेल में सिर्फ ये आता है कि कंपनी ने टोटल सेल कितने की है। इस चीज से यहाँ फर्क पड़ता नहीं है कि क्या प्रोडक्ट है, सिर्फ ओवरऑल सारा टोटल मिला के फुल सेल। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए दोस्तों, जो हमारी सेल्स होती है, उस सेल्स को लाने के लिए भी हमें बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है और बहुत सारे कंपनी में खर्चे होते हैं, रेंट होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो वो सारों खर्चों को मिलाकर जो बनता है उसको बोला जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आपने प्रॉफिट तो सुना होगा, प्रॉफिट का मतलब भी आप समझते हैं कि कितना मुनाफा हुआ। पर दोस्तों, एक कंपनी में जो मुनाफे होने के तरीके होते हैं वो सिर्फ एक दो नहीं होते। कई कंपनी में अलग अलग सोर्सेज से प्रॉफिट होता है। पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है सिर्फ जो कंपनी का कोर बिजनेस है। मान के चलिए जो टाटा मोटर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो टाटा मोटर्स का कोर बिजनेस है उनके व्हीकल्स को सेल करना। अब टाटा मोटर्स का मान के चलिए पैसा इन्वेस्ट होगा कहीं म्यूचुअल फंड में, किसी अदर प्रॉपर्टी में, वहाँ से भी कुछ प्रॉफिट आ रहा होगा, पर उस प्रॉफिट को हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ वो चीजें इंक्लूड होंगी जो हमारे कोर बिजनेस से आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है अदर इनकम। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक कंपनी के मुनाफे अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे टाटा मोटर्स ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है किसी म्यूचुअल फंड में, 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो वहाँ से भी पैसा आता है। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से पैसा आता है। या फिर किसी अदर कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, वहाँ से डिविडेंड आता है। तो ये सारे सोर्सेज होते हैं अदर इनकम के, इसको इंक्लूड किया जाता है अदर इनकम के पॉइंट में। दोस्तों, अब है इंटरेस्ट। देखिए, आपको पता ही होगा कि हर एक बिजनेस में फंड्स की जरूरत होती है, चाहे ग्रोथ करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। तो बहुत सी बार क्या होता है, कंपनी के पास फंड्स नहीं है तो कंपनी लोन ले लेती है बैंक से। अब अगर बैंक में लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना होगा। तो एक कंपनी किसी भी प्रकार के कितने भी इंटरेस्ट अगर पे कर रही है, उसका जो सम है वो आएगा इंटरेस्ट के सेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन। दोस्तों, आप समझते ही होंगे डेप्रिसिएशन का मीन्स होता है अगर आपने कोई भी एसेट लिया है। मान के चलिए टाटा मोटर्स ने एक कार खरीदी है अपने एम्प्लॉइज को कहीं भी ट्रेवल कराने के लिए। अब जो कार है उसकी वैल्यू पर ईयर कम होगी,
तो जो वैल्यू उस कार की कम होगी उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट आइटम है दोस्तों एक्सेप्शनल आइटम। अब ये आपने रेयरली ही सुना होगा। तो दोस्तों ये टर्म कंपनी बना दी जाती है कि कोई ऐसी अनसर्टेन चीज हो जाए, मान के चलिए कोई एक्सीडेंट हो जाए और उस एक्सीडेंट का लॉस ही 50 करोड़ रुपीस, तो उस लॉस को एक्सेप्शनल आइटम्स में डाला जाता है। वो जरूरी थोड़ी ना है कि कोई एक्सीडेंट होगा। मान के चलिए कंपनी की कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई है कंपनी को जो पहले से पता नहीं था कि कंपनी को मिल सकती है, तो अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मानिए 250 करोड़, तो उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्शनल आइटम्स में डाला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जैसे ये नाम से ही समझ आ जा रहा है कि प्रॉफिट टैक्स से पहले कितना है, तो नेक्स्ट आइटम है टैक्स कि कंपनी पर टैक्स लग कितना रहा है। उसके बाद है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों ये तो बड़ा सिंपल सा है कि टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट कितना हमारा एक्चुअल है। उसके बाद आ जाता है एडजस्टेड ईपीएस। दोस्तों ईपीएस की यहाँ पर फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। तो मान के चलिए टाटा मोटर्स के टोटल नंबर ऑफ शेयर है सिर्फ 5, और जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ है वो मान के चल लीजिए आप हो गया है 20 रुपीज हो गया है सिर्फ। तो अर्निंग पर शेयर कितना आएगा, आप 20 को 5 से सिंपली डिवाइड कर दीजिए, 4 रुपीज पर शेयर आपका प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये थी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ऐसी ही रेगुलर वीडियोस हम चैनल पर लाएंगे। और दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझना किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ही जरूरी है। और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ही नहीं, टोटल फंडामेंटल एनालिसिस करना।